गोइंग ऑन रिकॉर्ड। माननीय श्री घनश्याम तिवारी जी, माननीय श्री घनश्याम तिवारी जी। कितना टाइम है साहब? 15 मिनट जी। माननीय उपसभापति महोदय, आज तेल क्षेत्र विनियमन और विकास अधिनियम 1948 जो बना था, उसके स्थान पर नया बिल माननीय मंत्री महोदय लेकर आए हैं और माननीय मंत्री महोदय ने उसकी प्रमुख विशेषताएं अपने प्रारंभिक भाषण में बता दी है। माननीय शक्ति सिंह जी, प्रवचन नहीं था, प्रवचन पर फिर प्रश्न नहीं होते, इसलिए ये भाषण था और भाषण आपने सुना। इसको प्लीज आप चेयर को संबोधित करके बोले, आपस में नहीं, आपस में कोई रिकॉर्ड। मैं आपको कह रहा हूँ सर। नहीं प्लीज बैठ कर। तो सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, आपस में बात नहीं प्लीज। जी, ये विधेयक उस पंच प्रण की निष्ठा के अंतर्गत लाया गया है जिसमें भारत सरकार ने यह तय किया कि कोई भी ऐसे कानून जिसमें गुलामी की बुआती हो या कोई भी ऐसे कानून जो आज के समय के अनुरूप नहीं हो, उन सारे कानूनों को बदलने का माननीय मोदी जी की सरकार ने तय किया है और उसके अंतर्गत ही ये नया कानून लाया गया है। माननीय उपसभापति महोदय, जब कानूनों की बात करते हैं तो 3 नए कानून भारत सरकार ने बनाए, न्याय का, सुरक्षा का, साक्ष्य का। उसी प्रकार पुराने सारे कानूनों को बदला, उसी प्रकार पुराने जो सारे के सारे चिन्ह थे गुलामी के, उनको मिटाने का काम किया और उसी प्रक्रिया में जो नए काम शुरू करने हैं, तो रेलवे का बिल भी आएगा अपने सामने, ये तेल और गैस का बिल अपने सामने आ रहा है। ये नई सोच का, नए परिणाम का और 2047 तक भारत को विकसित भारत बताने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, उसके लिए ये बिल आया है। माननीय उपसभापति महोदय, जब हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं तो हम ये बात जानते चित्र से कि भारत जिस प्रकार तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसको तो सब स्वीकार कर रहे हैं। उस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमको नए नए कानूनों, नए नए क्षेत्र खोजने पड़ेंगे। अगर अपन चर्चा करें कि भारत की बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्था है, उसको कुछ समय 5 ट्रिलियन बनने के लिए 1123 मिलियन टन समतुल्य तेल की आवश्यकता पड़ेगी। आज जो भारत की स्थिति है, आज हमारे यहाँ 85% आयात से हमारा काम चलता है और 10% और 15% के बीच में ही हम हमारे घरेलू उत्पाद से इसका काम चलाते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम आयात पर हमारी निर्भरता कम हो, हमारा बढ़े और इस प्रकार के नए नए क्षेत्र आए जिनके कारण से हम काम कर सकें। और साथ साथ ही मैं 2 बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा। 2 बात यहाँ पर बहुत गलत रूप से कही गई। पहली तो ये बात कही गई कि दुनिया में तेल की कीमतें कम हुई और भारत में कम नहीं हुई। माननीय उपसभापति महोदय, भारत एकमात्र ऐसा देश है मोदी जी के नेतृत्व में जिसने कोरोना काल से लेकर अब तक सारी दुनिया भर में तेल की और गैस की कीमतें बढ़ी, केवल भारत है जहां पर 10 से 15% तक कम हुई। इसके लिए मैं मोदी जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने हमारे पड़ोस में देखा, हरदीप पुरी जी को भी साथ साथ दे देता हूं प्लीज, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। और मैं माननीय तिवारी जी इधर जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमने पाकिस्तान को देखा, हमने लंका को देखा, हमने बर्मा को देखा, हमने भारत को देखा। तो ये भारत मोदी जी के नेतृत्व में ऊर्जा संरक्षित देश बना, ये बहुत बड़ी बात है। उसी प्रकार मैं कहना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय कि इसके साथ साथ हमने कितने काम किए हैं। उज्ज्वला योजना की पैसे बढ़े होंगे, हमारे यहाँ तो 15% कम हुए हैं, लेकिन उस गरीब के बारे में आज तक जो गरीबों की बात करने वाले हैं, उन्होंने गरीब के बारे में नहीं सोचा कि 500 रुपये में 10 करोड़ और 55 लाख लोगों को, गरीब महिलाओं को कोई सरकार गैस उपलब्ध करा सकती है तो मोदी जी की सरकार।
इसलिए उसमें नई बातों की आवश्यकता नहीं लाने की। उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा भी माननीय सदस्य ने कहा कि रूस से, माननीय सभापति महोदय, राष्ट्र के प्रति दृढ़ता का आप अंदाज लगे। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हो गया और यूरोपियन कंट्रीज ने और अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, बैन लगा दिया, रूस पर सारे काम कर दिए, तो भारत पर भी दबाव डाला उन्होंने कि आप रूस से पेट्रोल, क्रूड ऑयल मत खरीदो। लेकिन भारत दबाव में नहीं आया। भारत ने साफ कह दिया कि हम किसी भी कीमत पर हमारे राष्ट्र हितों के साथ समझौता नहीं कर सकते। ये है नया भारत। मैं बोल ही रहा हूं। तो भारत अपने राष्ट्र हितों के साथ समझौता नहीं कर सकता, और हमने यूरोप और अमेरिका के दबाव के बावजूद क्रूड ऑयल रूस से खरीदने का काम चालू रखा और 30% कम रुपए पर हमने क्रूड ऑयल खरीदा। केवल खरीदा नहीं माननीय सभापति महोदय, खरीदा नहीं हमने केवल। इसका एक दूसरा बड़ा उदाहरण सबसे बड़ा सामने आया कि अभी थोड़े दिनों में एक बहुत बड़ी खबर आई कि यूरोप में अमेरिका और सऊदी अरब से भी ज्यादा पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाला देश भारत बन गया। यह भारत ने किया। भारत तो खूब आयात करता है क्रूड ऑयल, लेकिन पेट्रोल का निर्यात कहां से किया? तो ये रूस से, जो ईरान से जो क्रूड ऑयल कच्चा हमने खरीदा और उसका जो पेट्रोल बनाया और उसको बढ़ाकर हमने यूरोप को भेजा, तो इससे बड़ा राष्ट्र हित का काम और चिंतन का काम नहीं हो सकता। और इसी के कारण से इस देश में प्राइसेस कंट्रोल रही है। इसका एकमात्र कारण है कि इस क्राइसिस के पीरियड में भारत सरकार ने इन सारी योजनाओं को बना कर रखा। अब मोदी जी को और मंत्री जी को साथ साथ है ही। दूसरी सभापति महोदय में, उपसभापति महोदय में निवेदन करना चाहूंगा कि आज केवल इसी के साथ साथ इथेनॉल बढ़ाने का हमने काम किया। 1 लाख करोड़ रुपया का आयात इससे कम हुआ और वो इथेनॉल हमने बनाई और उसका काम किया। भारत ने कई प्रकार के काम इसने किए हैं। सौर्य की ऊर्जा के, सोलर एनर्जी के लिए एक नया संस्थान बनाया। संपूर्ण देश भर में विश्व के दुनिया के राष्ट्रों को एक करके इसका काम करने की सूचना की। बायोडीजल के लिए हमने काम शुरू किया। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए हमने काम शुरू किया। तो भारत सरकार ने ये जो लाए हैं उसमें 2 काम कर रहे हैं। पहला, माइनिंग को इससे अलग कर रहे हैं। हमारे कई माननीय सदस्य कह रहे थे माइनिंग से अलग क्यों करें? माइनिंग एक अलग सेक्टर हो गया पूरा, और उससे उसको अलग करने की आज की आवश्यकता है, तो माइनिंग से अलग कर रहे हैं। दूसरा, सभापति, उपसभापति महोदय, जितना हमारे को जितने क्षेत्र में आशा है कि इतने क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन और नेचुरल गैस या पेट्रोलियम पदार्थ मिल सकते हैं, उसका 10% का ही सिर्फ एक्सप्लोरेशन इस समय भारत में हुआ है, 90% नहीं हुआ है। तो उसको करने के लिए इसमें यह छूट दी गई है कि बड़ी कंपनियां जो विदेशों के काम करती है, जो टेक्निकली साउंड हैं, वो सब आकर भारत में काम करें, और भारत में काम करेंगी तो हमारी निर्यात उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी। इसमें यह भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो तीसरा मैं उपसभापति मुद्दे करना चाहता हूं कि 2050 तक और 2047 तक धीरे धीरे कर कर भारत की 2025 के बाद, आज हम कर रहे हैं 2025 के बाद में अभी 14% दुनिया भर में जितनी ऊर्जा की खपत होती है उसकी 14% भारत में होगी, और 2025 तक उसकी 24 से लेकर 25% तक खपत भारत में होगी। तो जिस देश में विकास के लिए, ऊर्जा के लिए 25% दुनिया की खपत की आवश्यकता होगी, उस देश को इस प्रकार के कानूनों की, आगे दूरदृष्टि वाले कानूनों की आवश्यकता है, और उसी दूरदृष्टि के साथ ये कानून लाया गया है जिसमें इन सब बातों का प्रावधान किया गया है। आज अभी खनन की बात हो रही थी, बहुत से ऐसे क्षेत्र हमारे पड़े हुए हैं
डीप गहराई में जाकर उनमें खनन करने की आवश्यकता है। हमारी कंपनियां कर पाती है कि नहीं कर पाती है, और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं है कि 10 साल का जो पीरियड था यूपीए सरकार का, उसमें एक भी खनन का पट्टा नहीं दिया गया, खनन का काम नहीं हुआ। अब इसके बाद में खनन को गति मिली है, खनन का काम बढ़ा है, और इसमें 3-4 बातों में हमने बड़ा परिवर्तन कर दिया है। एक, पट्टा, खनिज तेल की परिभाषा बदली। खनिज तेल कौन सा होता है? खनन और पेट्रोलियम गतिविधियों को अलग कर दिया। माइनिंग का काम अलग है, अब पेट्रोलियम का अलग है। विवाद का समाधान करने के लिए हमने आर्बिट्रेटर की व्यवस्था की है, और विवादों के समाधान में, जैसा कि माननीय मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, एक जन विश्वास विधेयक आया था जिसमें 82 कानूनों में से आपराधिक शब्द हटा दिया गया था। इसमें भी जो अपराध करके जेल का प्रावधान था, वो जेल का प्रावधान हटाकर आर्बिट्रेशन का प्रावधान कर दिया गया है। इससे जो बाहर से जो लोग आएंगे वो भारत में भी आर्बिट्रेशन नहीं कराएं तो भारत के बाहर भी आर्बिट्रेशन करा सकते हैं। इस प्रकार की छूट देकर उन कंपनियों को यहाँ बुलाने का काम किया है। उसी प्रकार निर्णायक प्राधिकारी और अपील का प्रावधान भी उसमें किया गया है, ताकि न्याय भी मिले, समय पर मिले, और आपराधिक प्रवृत्ति के कारण से कोई न आए, इस बात की भी छूट है। ढांचे में परिवर्तन किया गया है। डिकार्बनाइजेशन, आधुनिक स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं, अब हमने कहा कि 2030 तक जीरो एमिशन में हम जाएंगे, तो उसके लिए जिस प्रकार का काम करना है, उन कामों का प्रावधान इस नए विधेयक में आया है। तो इस प्रकार से ये तेल क्षेत्रों में सुरक्षा, पर्यावरण और स्थलों की खोज, साथ ही साथ जैसे अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहाँ पर खनन होगा तो खेती को नुकसान होगा, वहाँ पर खनन होगा तो मत्स्य पालन को नुकसान होगा, तो उसकी सुरक्षा करने के लिए एक प्रावधान किया गया है कि सामुदायिक क्षेत्र, उक्त क्षेत्र के लोग जहाँ पर खनन किया जाएगा, उन लोगों को नौकरियों में और उनकी आर्थिक स्थिति में संरक्षण की व्यवस्था करने का काम इस एक्ट में किया गया है, जिसके कारण से उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। तो माननीय उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि ये बिल भारत सरकार की नई सोच, नया दृष्टिकोण, आत्मनिर्भर भारत और ऊर्जा में आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक बहुत बड़ा कदम है, और मैं इस कदम का स्वागत करता हूँ और इसी के साथ इसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय घनश्याम